हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष सिंह समीक्षा अधिकारी फिर से एक बार आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक, तो आप लोग इससे पहले यूपी स्पेशल की 2 क्लासेस ज़रूर देख चुके होंगे, जहां पर हमने यूपी में हाई इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा कराए गए एपीएस 2021 के जो 2 पेपर्स थे, उसे डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक, आज हम आरओ 2021 के पेपर को डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने का मतलब ये होता है कि एक-एक क्वेश्चन पे डिटेल में बातें करना कि इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि बस क्वेश्चन पढ़ लिया आंसर टिक कर दिया, ये क्वेश्चन पढ़ दिया आंसर टिक कर दिया, नहीं। हम क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं एक एक क्वेश्चन पे, ताकि आपको डीप नॉलेज हो सके। कल आपके एग्जाम में इसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से फिर से क्वेश्चन आएंगे, अगल बगल के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे उससे रिलेटेड, तो आप उन्हें भी अटेम्प्ट कर सकें। ठीक, तो इसीलिए हम यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जो समीक्षा अधिकारी अर्थात आरओ का जो एग्जाम कराया गया था 2021 में, को लेकर आए हैं। ये एग्जामिनेशन डेट थी 7 जनवरी 2022, फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था और हम केवल यूपी स्पेशल अर्थात उत्तर प्रदेश विशेष के क्वेश्चनों को ही लेकर डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना कहाँ अवस्थित है। गोविंद वल्लभ पंत सागर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन मिर्जापुर, देवप्रयाग, मिर्जापुर, पिपरी, झांसी, बेतवा या बुलंदशहर, नरोरा। ठीक, तो बुलंदशहर नरोरा में तो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ठीक, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इससे पहले बता चुका हूँ, जिसकी कैपेसिटी 440 मेगावाट है। झांसी के बेतवा में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, बेतवा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक, मिर्जापुर के पिपरी, मिर्जापुर में पिपरी नहीं पड़ता एक्चुअली, ये पड़ता है सोनभद्र में। जो पिपरी गांव है ये सोनभद्र में पड़ता है। ठीक है, यहीं पर आपका है गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना। ठीक, तो देखिए ये आप देख रहे होंगे, ये है यूपी के जो साउथ का जो सोनभद्र का मैप है, ये है, ये सोनभद्र जिला है। ठीक है, ये पूरा जो है आपको दिख रहा है सोनभद्र जिला है। इस जिले से होती हुई बह रही है सोन नदी। सोनभद्र से कौन सी नदी बह रही है? सोन नदी। ठीक, ये जो ऊपर ऊपर से जा रही है। फिर इसी नदी की सहायक नदी है रिहंद नदी। सोन नदी की सहायक नदी क्या है? रिहंद। ठीक, RIHAND, रिहंद। इसी रिहंद नदी पे यहाँ पे एक बांध बनाया गया है, इसे कहते हैं रिहंद डैम। ठीक, रिहंद परियोजना इसे कहते हैं, रिहंद डैम। ठीक है, इस डैम के बनने की वजह से यहाँ पर इस नदी का पानी अवरुद्ध होता है, रिहंद नदी का, और एक जलाशय का निर्माण होता है। इसी जलाशय को कहते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना। ठीक, अब आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। सोन नदी की सहायक नदी है रिहंद नदी, और उसी रिहंद नदी पे बनाया गया है रिहंद डैम। उस डैम के बनने की वजह से जो पीछे जलाशय बना उसे कहा गया गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना। ठीक, तो ये कहाँ पे पड़ा है? पहली बात तो ये सोनभद्र में है। सोनभद्र, सोनभद्र के पिपरी गांव में, सोनभद्र के पिपरी गांव में ये है। ठीक, और देखिए अगर आप देख पाएंगे तो ये यूपी और एमपी में फैला हुआ है। ठीक, ये सोनभद्र परियोजना है, यूपी और एमपी में फैली हुई है। ठीक, और ये मैन मेड सबसे बड़ी जलाशय है। ठीक, ये भारत का सबसे बड़ा मैन मेड मतलब मानव निर्मित जलाशय जो है वो यही है। कौन सा? गोविंद वल्लभ पंत परियोजना। तो मानव निर्मित सबसे बड़ा जलाशय है गोविंद वल्लभ पंत परियोजना, जो कि सोनभद्र की पिपरी गांव में है। ये यूपी और एमपी बॉर्डर पर है। ठीक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो आपके सबसे पास का आंसर था मिर्जापुर पिपरी, बाकी इसके अलावा कोई भी आंसर सही नहीं है। काफी सब तो और दूर दूर के हैं और गलत है। ठीक, तो अब आपको इसका एग्जैक्ट आंसर समझ में आ गया होगा। किताबों में तो पहली बार तो क्वेश्चन सेटर भी क्वेश्चन गलत सेट कर देते हैं, और आंसर लगाना होता है तो कोई ना कोई एक आंसर मोस्ट अप्रोप्रिएट जो होता है वो चूज कर लिया जाता है। ठीक है, बाकी इसका सही आंसर होता है सोनभद्र की पिपरी गांव में। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन एक अनुक्रम असंगत है? विच वन इज मिसमैच्ड विथ रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश?
जो नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है क्या वो लखनऊ में है? मतलब राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, हाँ लखनऊ में है ये। सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आगरा में है? नहीं नहीं नहीं, आगरा में लेदर का काम जरूर होता है लेकिन वहां पे सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं है। ठीक, ये कहाँ पर है? चेन्नई में। सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, क्या वो मेरठ में है? हाँ बिल्कुल सही। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कृषि विश्वविद्यालय है वो मेरठ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कानपुर में है, मतलब जो दलहन अनुसंधान केंद्र है क्या कानपुर में है? बिल्कुल सही, ये भी सही है। तो यही पूछा गया है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन सा अनुक्रम असंगत है, तो द राइट ऑप्शन विल बी बी, कि सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये चेन्नई में है। ठीक, तो देखिए और भी कुछ रिलेटेड इंस्टीट्यूट हैं यूपी के जो बड़े ही इंपॉर्टेंट है, वो मैं एक साथ यहाँ पर लेकर आया हूँ। ठीक, ये सब मैं इसलिए एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता रहता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन पे एकदम अच्छी पकड़ हो, क्लैरिटी हो और अगल बगल के भी क्वेश्चन पूछे जाए तो आप अटेम्प्ट कर सकें। ठीक, तो गाजियाबाद में हमारा क्या है? राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र। ठीक, क्या है? जैव उर्वरक, बस याद रखिए, बाकी कुछ मत याद रखिए। और गाजियाबाद में वस्त्र अनुसंधान संस्थान भी है। ठीक, तो गाजियाबाद में दो अनुसंधान केंद्र है, एक जैव उर्वरक और एक वस्त्र। ठीक, सहारनपुर, सहारनपुर आपको पता होगा, ये कागज, यहाँ पर पेपर की मैन्युफैक्चरिंग बहुत होती है, तो ये इसीलिए केंद्रीय लुगदी एवं कागज अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? सहारनपुर में। सहारनपुर को किस नाम से याद रखेंगे? कागज। वही लखनऊ, लखनऊ में क्या है? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान। ठीक, कृषि कहाँ पर है? लखनऊ। ठीक, बस आप एक ही नाम याद रखते हैं। उत्तर केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, औषधि कहाँ पर है? लखनऊ में। भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ पर है? लखनऊ। गन्ना तो यहाँ पर है लेकिन गन्ने से अगर चीनी बनाने की बात हो तो वो कहाँ पर है? सरकरा, राष्ट्रीय सरकरा अनुसंधान कहाँ पर है? कानपुर। जब भी गन्ने की बात आए तो लखनऊ का नाम आएगा, लेकिन गन्ने से अगर चीनी बनाकर मतलब सरकरा, यानी कि इसे आपका शुगर कहते हैं, तो वो कहाँ पे आएगा? कानपुर। ठीक, भारतीय विश्व अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। बीरबल साहनी पैलियो बॉटनी अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में है। राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय मछली अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, लखनऊ। तो मछली का अनुवांशिक काम हो, वनस्पति विज्ञान हो, बीरबल साहनी पैल बीरबल साहनी पैलियो बॉटनी, ठीक, और विश्व विज्ञान, तो कहाँ पर है? लखनऊ में। वहीं कानपुर में क्या है? कानपुर में देखो ये शर्करा वाला है, यानी चीनी। फिर दलहन, दाल जो होती है, पल्स, उसका भी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? कानपुर में। चमड़ा, हाँ देखिए, भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान, यहाँ पे पूछा गया था केवल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, लेकिन यहाँ पर क्या है कि चमड़े की रंगाई और जूता संस्थान कहाँ पर आएगा? कानपुर। केंद्रीय वस्त्र संस्थान, ये कानपुर में है। देखिए वस्त्र अनुसंधान केवल हो तो गाजियाबाद, लेकिन केंद्रीय अगर पूछ दिया गया सेंट्रल वाला तो कानपुर में है। जेके कैंसर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? कानपुर। पहली बार पढ़ रहे होंगे तो शायद आपको बहुत भारी लग रहा होगा, लेकिन आप बार बार मैं ये आपको चीज बताता रहूंगा, आपको याद हो जाएगी। ठीक है, और आपके एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, आगे चल के मैं इसमें से इंपॉर्टेंट भी है शॉर्ट लिस्ट कर दूंगा कि कौन कौन से आपको कंपलसरी है याद करने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रमुखतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? विच टाइप ऑफ सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन उत्तर प्रदेश? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है, या लाल दोमट, या लाल एवं काली मिश्रित? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है, मतलब जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक, ये यूपी का मैप है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर, यहाँ पर जो ये मिट्टी होती है, ये ऊपर वाली, ये होती है भाभर। कौन सी है? भाभर। ठीक, इसके बाद भाभर के जस्ट नीचे एक पतली सी बेल्ट होती है। ठीक, यहाँ पर ये होती है तराई की। ठीक, भाभर में कंकड़ पत्थर वाली मिट्टी होती है, मैं ऐसे बना दे रहा हूँ। ये कंकड़ पत्थर वाली मिट्टी होती है, नदियां यहाँ पे आकर खो जाती है। फिर ये जो पतली सी है वो है तराई की मिट्टी। तराई के बाद इसके नीचे आती है, ये पूरी जो एरिया है ये होता है जलोढ़ मिट्टी का, यही होता है जलोढ़ मिट्टी। ठीक, फिर जलोढ़ मिट्टी के बाद यहाँ नीचे, यहाँ सोनभद्र मिर्जापुर साइड जो मिट्टी पाई जाती है वो होती है लाल मिट्टी, तो विंध्यन मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक, यहाँ पर नीचे इस क्षेत्र में झांसी, महोबा, ललितपुर, यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर राजस्थान से लगे हुए ये जो क्षेत्र है, आगरा आगरा के क्षेत्र में,
यहाँ पर आपकी मलथली मिट्टी पाई जाती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा मैप के थ्रू क्या कौन सी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। सबसे बड़ा एरिया यहाँ पर है जलोढ़ मिट्टी का। ठीक, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको सेशन कैसा लग रहा होगा जरूर अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, मैं इसी तरह काफी मेहनत करके एक एक वीडियो लेके आता हूँ। मुझे कई घंटे लगते हैं एक लेक्चर को बनाने में कि सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या रहेगा कि आपको कुछ नया भी सीखने को मिले। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन मिला, ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है, ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है। नहीं, मैं ये काम नहीं करता। डिस्कशन होता है ताकि आपको नई नई चीजें भी पता चलते रहे, ताकि उनसे रिलेटेड आगे ही क्वेश्चन आएंगे और आप अटेम्प्ट कर सके अपने अपकमिंग आर के एग्जाम में या किसी अनदर एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि मुगल काल में हिंदू द्वारा निर्मित जसवंत सिंह की छतरी एकमात्र स्मारक है। यह कहाँ पर स्थित है? जसवंत सिंह की छतरी is said to be the only monument to have been built by a Hindu during the Mughal era where it is located। ठीक? तो जसवंत सिंह की छतरी ये है, देखिए ये इसकी फोटो है। ठीक? ये कहाँ पर है? जसवंत सिंह की छतरी है आगरा में, और ये मुगल काल में हिंदू राजा के द्वारा बनाई गई एकमात्र जो मॉन्यूमेंट है वो यही है, जसवंत सिंह की छतरी। ठीक? तो ये स्मारक कहाँ पर है? आगरा में। इसे बनाया किसने था? शाहजहां जो थे ना, शाहजहां के शासन काल के दौरान एक एक राजा थे, राजा जसवंत सिंह। उन्होंने ही अपने नाम पे बनाया है, जसवंत सिंह। जसवंत सिंह की छतरी के ही नाम पे है, तो राजा जसवंत सिंह ने ये बनाई है जसवंत सिंह की छतरी। ठीक, शाहजहां के शासनकाल में थे ये। ठीक? और कुछ जो और भी इम्पोर्टेंट स्थान है यूपी में, जैसे एक है दशावतार मंदिर। ये कहाँ पर है? ललितपुर, देवगढ़ ललितपुर में है दशावतार मंदिर, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। रूमी दरवाजा कहाँ पर है? लखनऊ में। लखनऊ में बहुत सारी चीजें हैं, मैं आगे चल के एक जगह कंपाइल कर दूंगा कि लखनऊ में कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स है बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो उनमें से है रूमी दरवाजा। ठीक, दशावतार मंदिर, देवगढ़ ललितपुर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज मोस्ट फेमस फॉर लेदर इंडस्ट्री? आपने अगर पहले दूसरे लेक्चर किए होंगे तो उसमें भी लेदर इंडस्ट्री से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, चर्म उद्योग के लिए कौन सा शहर जाना जाता है? तो सबसे ज्यादा किसे जाना जाता है? मैं बताया था आगरा, कानपुर, ये दोनों चर्म उद्योग के लिए जाने जाते हैं। ठीक, अब बात आएगी आपके सामने किसे किसे चूज करें, किसे। तो मैं कहूंगा जब भी अगर ये दोनों देखने को मिल जाए तो ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा आंसर कानपुर, क्योंकि कानपुर में ही एक और संस्थान जो ही बताया था ना कि चमड़े की रंगाई, चर्म रंगाई एवं जो कहाँ पे था, चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान भी यहीं पे है। जो इंस्टीट्यूट था वो कहाँ पे था? यहीं पे, कानपुर में। कानपुर चमड़े के मामले में आगरा से ऊपर ही है। देखिए यूपी में और भी जो अलग अलग स्थान अलग अलग चीजों के लिए प्रसिद्ध है उनके नाम एक जगह कंपाइल कर लिए हैं, जैसे आगरा, कानपुर पहले ही बता चुका हूँ चमड़े के लिए। और अगर इन दोनों का नाम आ जाए एक साथ किसी ऑप्शन में तो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा? कानपुर। अलीगढ़ तालों के लिए जाना जाता है। बरेली में माचिस उद्योग और फर्नीचर का उद्योग फेमस है। भदोही कालीन या दरी के लिए। बुलंदशहर सिरेमिक उत्पादों के लिए। ठीक? और बुलंदशहर में खुर्जा, इसी को खुर्जा पॉटरी भी बोलते हैं, सिरेमिक उत्पादों को क्या बोलते हैं? खुर्जा पॉटरी। मेरठ खेल के सामानों के लिए। कन्नौज इत्र और सुगंध के प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक, मुरादाबाद पीतल का काम होता है। लखनऊ में चिकनकारी की कढ़ाई होती है। लखनऊ में आप अगर कभी चार बाग या आलमबाग पर उतरेंगे तो वहाँ बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पर कपड़े टंगे रहते हैं और लिखा होता है चिकन करी। तो क्या होता है? चिकन करी की कढ़ाई होती है, उस कपड़े पे कढ़ाई जो बुनी हुई होती है वो चिकन कारी उसको बोलते हैं। ठीक, वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए फेमस है। ठीक, तो मैं और भी अलग अलग रिलेटेड फैक्ट्स बताता रहूंगा ताकि आपको याद होती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्वामित्व योजना क्या है? व्हाट इज द स्वामित्व स्कीम? तो स्वामित्व योजना यह सभी ग्रामीण लोगों को घर उपलब्ध कराने का कार्यक्रम है? नहीं, यह ग्रामीण लोगों को आवासीय संपत्ति को दस्तावेजी प्रमाण प्रदान करने का कार्यक्रम है। बिल्कुल सही।
ग्रामीण लोगों को वित्तीय लाभ प्रदान कराना है? नहीं। यह ग्रामीण लोगों और शहरी क्षेत्र में गरीब लोगों को रोजगार देने के लिए है? नहीं। राइट ऑप्शन विल बी बी। तो स्वामित्व योजना जो है वो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है और इसका मकसद है ग्रामीण इलाके के लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक दिलाना और उन्हें वित्तीय लाभ दिलाना है। ठीक। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों के लोगों को अधिकारों का रिकॉर्ड दिया जाता है। देखिए क्या होता है, जैसे गांव में, ये गांव में बहुत सारे खेत हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि समय बीतने के साथ लोग के बीच डिस्प्यूट आने लगते हैं, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं कि मेरा खेत यहाँ है, ये मेरे थोड़ा सा खेत की जमीन बढ़ गई है। ऐसे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। उन्हीं को दूर करने के लिए सरकार ने स्वामित्व योजना लाई कि ड्रोन के थ्रू सर्वे किया जाएगा इस पूरे एरिया का और सबको अपनी जमीन का क्या दिया जाएगा, डिजिटल रिकॉर्ड दिया जाएगा। उनको एक आधार कार्ड जैसा डिजिटल रिकॉर्ड पकड़ाया जाएगा। ठीक है, जिसमें उनके पास जितने भी गांव में जमीन है, जैसे यहाँ पर एक व्यक्ति की जमीन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो उस एक कार्ड में उसके जितने भी प्रॉपर्टीज होंगी उसका रिकॉर्ड रहेगा। ठीक। ताकि आगे कोई डिस्प्यूट ना हो सके। इसी तरह जितने भी लोग होंगे उनके स्वामित्व योजना के तहत सबको एक कार्ड पकड़ा दिया जाएगा जिसे कहते हैं अधिकारों का रिकॉर्ड। तो इसके तहत क्या होगा, ग्रामीण लोगों को आवासीय संपत्ति के दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे क्या होगा कि लोगों के पास जो केसेस लगते हैं कोर्ट्स में, ठीक है, जो डिस्प्यूट्स आते हैं वो कम होंगे। लोग अपनी जमीनों का जब दस्तावेज होगा आपके पास डिजिटल, तो आप तुरंत उससे क्या हो सकता है, लोन सैंक्शन करवा सकते हैं, आपको वित्तीय लाभ काफी मिलेंगे। ठीक है, ये स्वामित्व योजना का पर्पज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि उत्तर प्रदेश में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? इन उत्तर प्रदेश द दरगाह ऑफ शेख सलीम चिश्ती इंस्टीट्यूटेड इन लखनऊ, फतेहपुर सिकरी, आगरा या जौनपुर? राइट ऑप्शन विल बी फतेहपुर सिकरी। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? फतेहपुर सिकरी, यही है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। फिर यूपी में दो और दरगाहें बहुत फेमस है। एक है सालार मसूद गाजी की दरगाह जो कि बहराइच में है। दूसरी है हाजी वारिस अली शाह की दरगाह जो कि देवा शरीफ बाराबंकी में है। ठीक। दोनों दरगाह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों क्या, ये तीनों दरगाह, एक तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह और एक सालार मसूद गाजी की दरगाह और हाजी वारिस अली शाह की दरगाह। ये तीन दरगाह ही है यूपी में और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक असंगत है का चयन करिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? अमृतलाल नागर ये लेखक हैं, बिल्कुल सही, अमृतलाल नागर एक लेखक है। नौशाद क्या संगीतकार है? हाँ बिल्कुल है। कैफी आजमी कवि हैं? बिल्कुल सही। कैफी आजमी के ही नाम पर आजमगढ़ से लखनऊ के बीच ट्रेन चलती है। आजमगढ़ से दिल्ली तक इसे कैफियत कहते हैं। ये कैफी आजमी के नाम पे शुरू की गई थी। ठीक है। ये अच्छन महाराज तबला? नहीं, बिल्कुल सही नहीं। अच्छन महाराज का संबंध है कत्थक से। पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक असंगत है? द राइट ऑप्शन विल बी डी। देखिए आपको ये ऊपर के तीन भले याद हो ना हो, अच्छन महाराज का के बारे में जरूर पता होना चाहिए। देखिए कुल मिला के जैसे आपको पता होगा कि भारत में इस समय 7-8 शास्त्रीय नृत्य है, 8 क्लासिकल डांसेस हैं, क्लासिकल डांस फॉर्म। उनमें से एक है यूपी का जिसे कहते हैं कथक। तो कथक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो इसके इंपॉर्टेंट लोग रहे हैं उनका नाम आपको पक्का याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे शंभू महाराज कथक के लिए जाने जाते हैं, बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, बिंदादीन। ठीक, ये सब क्या है, कथक के बहुत बड़े नृत्यक रहे हैं। ठीक है, इसलिए इनका नाम आपको पक्का याद होना चाहिए। ठीक, बिल्कुल इनमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। शंभू महाराज, बिरजू महाराज, अच्छन महाराज और बिंदादीन। तो आपका क्वेश्चन इसी से हो जाएगा, भले आपको इधर उधर की बातें ना याद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। याद रखिएगा, आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ इन्हें, याद कर लीजिएगा, इन्हें नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना? उत्तर प्रदेश से उत्पादित उत्पाद को निर्यात हेतु प्रोत्साहन करना? नहीं। समयबद्ध औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करना? हाँ बिल्कुल सही। तो सही ऑप्शन क्या होगा? बी। जो उद्योग बंधु, नाम ही देखिए उद्योग बंधु योजना है, इसके तहत क्या होता है कि ये कोशिश की जाती है कि उत्तर प्रदेश में जो भी इंडस्ट्री आए उसको जग, जो जमीन है वो सही जगह अलॉट कर ली जाए, उसको जो भी पेपर की कोई प्रॉब्लम ना हो, सारे पेपर्स टाइमली पास हो जाएं और उस औद्योगिक इकाई को स्थापित करने में आसानी हो। ठीक, तो ये उद्योग बंधु योजना थी जो कि शुरू की गई थी 1981 में।
और समय बढ़ने के साथ अब 2020 में इसमें इन्वेस्ट यूपी जो एक स्कीम है उसमें मिला दिया गया है। इन्वेस्ट यूपी में उद्योग बंधु योजना को समाहित कर लिया गया है। ठीक है, तो ऐसा है इसके साथ। और देखिए कुछ रिलेटेड और भी स्कीम्स है यूपी में जो बहुत ही फेमस है। उद्योग बंधु तो कुछ खास फेमस नहीं थी, लेकिन एक मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना और मुख्यमंत्री भाग्य लक्ष्मी योजना, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना प्रारंभ की गई है। यह योजना यूपीएससी, पीसीएस, जेई, नीट और अन्य परीक्षा उम्मीदवारों को मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराएगी। कौन सी? मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। फिर होता है उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के बीपीएल परिवारों, किसको? बीपीएल, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनकी आय 2 लाख रुपए से कम है, की बालिकाओं हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भाग्य लक्ष्मी योजना के प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत बेटी के जन्म होने पर उसके खाते में 50,000 तथा बेटी की मां को 5100 आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक, देखिए और भी जो रिलेटेड स्कीम्स है वो पढ़ सकते हैं। हाँ, अब शुरू करते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कितने भारतीय राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा है? उत्तर प्रदेश इज बाउंडेड बाई हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स एंड यूटीज? तो अगर केवल पूछा जाए स्टेट्स तो 8 राज्यों से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से घिरा घिरा हुआ है? 8 राज्यों से। अगर आपसे स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों पूछ लिया जाए, ठीक, तो 9 होगा द राइट ऑप्शन। तो देखिए ये यूपी है, यूपी का मैप है। यूपी अपने पूरब में एक तो बिहार से घिरा हुआ है, फिर यहाँ पर है नीचे झारखंड जो कि सोनभद्र से सीमा बनाता है, फिर है छत्तीसगढ़, ये नीचे देख रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ ये इसके नीचे है। ठीक, फिर ये है एमपी की पूरी सीमा, मतलब मध्य प्रदेश, ये रहा एमपी, फिर है हरियाणा। ठीक, और हरियाणा नहीं, ये है राजस्थान, सॉरी राजस्थान। ठीक, राजस्थान के बाद पड़ता है हरियाणा। ठीक, हरियाणा, और ये रहा दिल्ली। दिल्ली भारत की राजधानी है, वो भी यूपी से सीमा बनाती है। फिर यहाँ ऊपर जो दिख नहीं रहा थोड़ा सा यहाँ पर है, यहाँ पर आपका है हिमाचल प्रदेश। ठीक, फिर है उत्तराखंड। तो आप काउंट कर लीजिए, बिहार 1, झारखंड 2, छत्तीसगढ़ 3, दे रहा हूँ, फिर एमपी मध्य प्रदेश 4, हरियाणा ये राजस्थान 5, हरियाणा 6, दिल्ली 7, हिमाचल प्रदेश 8 और उत्तराखंड 9। तो सही आंसर हो गया 9। लेकिन अगर पूछ देता कि स्टेट्स तो दिल्ली को आप हटा देते तो कितना होता आंसर? 8। तो आप इसे रट के याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एकदम फिक्स है, बहुत ही पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तमस, भीष्म साहनी, हाँ बिल्कुल सही है। बर्निंग ट्रेन, अमृता प्रीतम, नहीं गलत है। महासमर, सर नरेंद्र कोहली, बिल्कुल सही है। एन एरा ऑफ डार्कनेस, वी एस नायपाल, बिल्कुल सही है। तो इसमें से गलत क्या है? बी ऑप्शन। ये पूछा गया कौन सा सही नहीं है? बी ऑप्शन। असल में आपको भले ये सब याद न हो, लेकिन ये द बर्निंग ट्रेन ये इंपॉर्टेंट एक बुक है, ठीक है, जिसे लिखा था कमलेश्वर ने। कमलेश्वर साहब ने, ये यूपी के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक रहे अपने समय में। इनकी एक बुक थी द बर्निंग ट्रेन। ठीक, उसी के नाम पे एक मूवी भी बनी आगे चल के बॉलीवुड में, जो बड़ी फेमस है, ठीक है, द बर्निंग ट्रेन। और कमलेश्वर जी की एक और किताब है जिसके लिए उन्हें पुरस्कार मिला है, कितने पाकिस्तान। ठीक, कितने पाकिस्तान। तो द बर्निंग ट्रेन के लेखक कौन होंगे? कमलेश्वर। कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आपके जो इंपॉर्टेंट लेखक हैं यूपी के मैं उन्हें एक जगह बता दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगत है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड? खुसरो बाग लखनऊ में है, गलत। ये तो कोई बता सकता है, ज्यादातर लोग जो प्रयागराज के होंगे बता पाएंगे कि खुसरो बाग कहाँ पर है? प्रयागराज में। ठीक, ये देखिए खुसरो बाग प्रयागराज, ये देखिए ठीक, फिर लाल खान का मकबरा वाराणसी में है, बिल्कुल सही है। चीनी का रोजा आगरा में है, हाँ है। चौखंडी स्तूप सारनाथ में है, हाँ बिल्कुल है। देखिए ये रहा चौखंडी स्तूप सारनाथ में। तो यही पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असंगत है? तो द राइट ऑप्शन विल बी ए, क्योंकि खुसरो बाग कहाँ पर है? प्रयागराज में। बाकी और भी जो मॉन्यूमेंट्स है वो इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि उत्तर प्रदेश में रोजगार के दृष्टिकोण से कौन सा व्यापक उद्योग है? फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू विच इज द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन यूपी? तो जो लार्जेस्ट इंडस्ट्री है वो है हैंडलूम की। ठीक, ये है हैंडलूम। ये यूपी का सबसे बड़ा उद्योग है एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, रोजगार के। अब वैसे अगर रोजगार कौन देता है यूपी में सबसे ज्यादा, तो कृषि देता है। कृषि में सबसे ज्यादा लोग रोजगार पाते हैं यूपी में, लेकिन कृषि कोई उद्योग नहीं होता। ठीक, के बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है हैंडलूम। हैंडलूम चूंकि एक उद्योग है, यही पूछा गया है। हैंडलूम दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन पूछा गया है ना फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू विच इज द लार्जेस्ट इंडस्ट्री, इंडस्ट्री कौन सी है सबसे बड़ी, तो वो है हैंडलूम। जबकि कृषि में सबसे ज्यादा लोग रोजगार पाते हैं, लेकिन कृषि कोई एक उद्योग नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि उत्तर प्रदेश की अत्यधिक जनसंख्या बढ़ोतरी के पीछे कौन सा कारण है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द ड्रास्टिक इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ यूपी? शिक्षा दर में वृद्धि। देखिए, शिक्षा में वृद्धि होती है तो पॉपुलेशन डिक्रीज होती है। ठीक है? लोग साक्षर होंगे तो अपनी जरूरतों के हिसाब से जो अपनी जो बच्चों की संख्या है वो सीमित रखेंगे, तो पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होती। तो ये ऑप्शन गलत है। स्वास्थ्य में सुधार एवं बीमारियों पर नियंत्रण। हाँ, लोगों का स्वास्थ्य सुधरेगा, बीमारियों कम रहेंगी, तो लोगों की जिंदगी लंबी होगी, तो जनसंख्या क्या होगी, बढ़ेगी। बिल्कुल सही। कृषि में सुधार। हाँ, कृषि में सुधार आप कह सकते हैं कि कुछ हद तक असर डालता है जनसंख्या पे, लेकिन ये पहले होता था कि कृषि में सुधार होने से जनसंख्या बढ़ रही है। ये अर्लियर डेज में, पहले जब यूपी की जनसंख्या बहुत ज्यादा कम थी, तब ये कारण था। इस समय ये कारण कुछ खास नहीं फोर्स करता। तीव्र गति में शहरीकरण। शहरीकरण जब होता है तो लोग अर्बेनाइज होते हैं, वहाँ लोगों की नीड्स, जो मांग होती है वो बढ़ जाती है, और लोग बच्चे कम पैदा करते हैं, तो वहाँ जनसंख्या कम हो जाती है। तो इसीलिए ये भी सही ऑप्शन नहीं होगा। सही ऑप्शन क्या होगा? इंप्रूवमेंट इन हेल्थ एंड कंट्रोल ऑन डिजीज। देखिए, ये यूपी में ये ग्राफ लगा हुआ है कि यूपी में जब से देश आजाद हुआ 1951 से लेकर इस समय तक 2021 तक कैसे पॉपुलेशन बढ़ी है। ठीक, तो देख रहे हैं कितने ड्रास्टिकली पॉपुलेशन इंक्रीज होती गई है। ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है पॉपुलेशन का। इस समय यूपी की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 20 करोड़ है। कितनी है? लगभग 20 करोड़। ठीक, ये जो जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी है, इसके पीछे कुछ कारण है। एक तो उच्च जन्म दर। ठीक, दूसरा है कम मृत्यु दर, मतलब लोग की मृत्यु कम हुई। और कम क्यों हुई? क्योंकि चिकित्सा सुविधाओं में सुधार हुआ। और युवा जोड़ों में उच्च प्रजनन दर देखी गई। जो ये यूपी में जो ये पॉपुलेशन जो इंक्रीज है ना, का यही कारण है चौथा। यूपी जोड़ों, ये युवा जोड़ों में उच्च प्रजनन देखी गई। और निरक्षरता, मतलब साक्षरता लोगों में कम थी, पढ़े लिखे कम थे, तो बच्चों को ज्यादा पैदा कर रहे थे। बाद में उन्हें समझ में आया कि अब तो जाके थोड़ी सी अवेयरनेस आ गई है, और यूपी की पॉपुलेशन धीरे धीरे कंट्रोल में आ रही है। ठीक है, फिर भी हमें काफी समय लग जाएगा। तो ये इस प्रकार से आज हमने 13 क्वेश्चंस को यूपी के डिटेल में डिस्कस किया। ठीक, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा। हो सकता है थोड़ा लंबा हो गया हो, ठीक है, लेकिन अब क्या करें, क्वेश्चंस के डिस्कशन में कभी कभी समय लग जाता है। तो ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में अपना जरूर रिव्यू दीजिएगा। आगे ही हम ऐसे वीडियोस बनाते रहेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। मैं आशुतोष सिंह साइन ऑफ करता हूँ।